गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, जापान के प्राइम मिनिस्टर सनाया तिकाची जी ये दरअसल में भारत विजिट पे आई हैं। एंड इस मौके के ऊपर भारत और जापान के बीच में 129 एमओयूज यहाँ पे आपको साइन होते हुए देखने को मिलेंगे, जिसमें टेक्नोलॉजी, डिफेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सारे के सारे मेन मुद्दे हैं। इनफैक्ट जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा जो डॉक्यूमेंट शेयर किया गया है, तो ऐसा बताया जा रहा है कि जापान $1 ट्रिलियन तक यहाँ पे भारत के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है। बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट होंगे, चाहे वो डिफेंस सेक्टर के अंदर हो। खासकर ऑटोमोबाइल्स के अंदर आप नोटिस कर पाओगे ना, ये सेक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। इनफैक्ट दोनों प्रधानमंत्री जी के द्वारा बहुत ही जो हरियाणा के अंदर आपको मारुति सुजुकी का प्लांट है, वो यहाँ पर आपको इनॉग्रेट होता हुआ देखने को मिला। इसके अलावा जो मेन हमारे दोनों देशों के बीच में कॉपरेशन है ना, वो दरअसल में है मैरीटाइम सिक्योरिटी को रिगार्डिंग। दोस्तों, दोनों ही देश क्वाड का मेंबर हैं। एंड यहाँ पर बात है इंडो पैसिफिक की। इंडो पैसिफिक कैसे फ्री रूल्स बेस्ड ऑर्डर के साथ यहाँ पे गवर्न हो, इसके ऊपर दोनों का यहाँ पे कंपैरेटिवली यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फोकस देखने को मिलेगा। एंड जापान की प्राइम मिनिस्टर ने स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन के ऊपर यहाँ पे स्ट्रेस दिया है। एंड ये जो डिफेंस टेक्नोलॉजी अंदर हमारे यहाँ पे आपस में शेयर हो रही है, इससे दोनों देशों के रिश्ते और भी ज़्यादा आपको बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। दोस्तों, डेट है आज की 3 जुलाई 2026 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक आज हमें डिस्कस करना है वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी के बारे में है। देखो, सबसे पहले तो आप एनएससी के बारे में अंडरस्टैंड करो। जैसे आप लोग शेयर्स खरीदते बेचते हो, राइट? अब आपने देखा होगा कि जब आप शेयर्स खरीदते या शेयर्स बेचते हो, तो एक कॉरस्पॉन्डिंग एक एक्सचेंज होती है। जैसे आप लोगों ने बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में सुना होगा, उसी तरह से आपने एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में सुना होगा। अब बीएससी का एक आपको इंडेक्स देखने को मिलेगा, जिसको हम सेंसेक्स के नाम से जानते हैं, या सेंसिटिविटी इंडेक्स आप कह सकते हो। एनएससी के केस में आपको ये निफ्टी 50 आपको देखने को मिल जाता है। होता पता क्या है कि बीएससी में तो बहुत सारी कंपनीज हैं, पर अगर हमें एक आइडिया लेना हो कि आज मार्केट ऊपर गया या नहीं गया, तो वहां पर ना सेंसेक्स हेल्प करता है बीएससी को समझने के अंदर। कैसे? सेंसेक्स के अंदर जो टॉप 30 कंपनीज हैं, अपनी कैपिटलाइजेशन के मार्केट कैप के माध्यम से, उनको हम यहाँ पे देखते हैं। अब डेफिनेटली कुछ कंपनीज ऊपर गई होंगी टॉप 30 में, कुछ नीचे गई होंगी, कुछ ऊपर गई होंगी, ऐसे ही हुआ होगा ना। ओवरऑल क्या इम्पैक्ट रहा, वो बताता है हमें सेंसेक्स। जैसे आप कई बार सुनते हो ना कि सेंसेक्स 1000 पॉइंट ऊपर गया, सेम वही बात है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी की, तो इसका इंडेक्स आपको निफ्टी 50 यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब इसमें टोटल 50 ऐसी कंपनीज होती हैं जिनका सबसे ज़्यादा मार्केट कैप होता है, तो वो भी जब ऊपर नीचे होता है तो उससे हमें आइडिया मिल जाता है कि ओवरऑल सिनेरियो क्या है। थोड़ा और पढ़ लेते हैं इसके बारे में। तो एनएससी के हेडक्वार्टर्स आपको मुंबई में देखने को मिल जाएंगे। ये भारत की सबसे बड़ी स्टॉक एक्सचेंज है। एंड ये इंडिया की पहली फुली ऑटोमेटेड स्क्रीन बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम है, यानी कि पूरी तरह से ये इलेक्ट्रॉनिक है। इसको 1992 के अंदर स्टैब्लिश किया गया था फेरवानी कमेटी के रिकमेंडेशन के ऊपर। 1994 में इसने अपना काम स्टार्ट कर दिया, जब उसको सेबी का यहाँ पे रिकॉग्निशन मिल गया था, राइट? बाकी इसके अलावा एक इसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, और इसके अलावा इसके एमडी, सीईओ, ये सारे मिलकर इसको यहाँ पे चलाते हैं। बाकी अगर हम बात करें सेबी की, तो सेबी की सुपरविजन के अंतर्गत यहाँ पे आता है, और ये एक मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन के तौर के ऊपर यहाँ पे काम करता है। बेसिकली इस वर्ड का मतलब यही है कि जो हमारी शेयर मार्केट है, उसके अंतर्गत इसका काम है शेयर्स की जो ट्रेडिंग है उसको आसान करना, राइट? और इसका इंडेक्स मैंने आपको बता दिया, इट इज निफ्टी 50। टॉप 50 लिस्टेड कंपनीज यहाँ पे इसके अंदर यहाँ पे होंगी, राइट, इस इंडेक्स के अंतर्गत। एंड उससे हमें पता लग पाएगा कि ओवरऑल क्या सिनेरियो रहा। अब इसके माध्यम से आप इक्विटीज, डेरिवेटिव्स, करेंसी डेरिवेटिव, इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, म्यूचुअल फंड्स, डेट सिक्योरिटीज, इन सब के अंदर आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं आप एनएससी के माध्यम से, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो आई थिंक आपके थोड़ा स्टैटिक पोर्शन का ही पार्ट है, तो आप लोगों को थोड़ा इसमें अंडरस्टैंडिंग भी होगी। पर अभी करंट रेलेवेंस क्या है इस चीज़ की? देखो, अभी पता क्या हुआ है, दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दिया है कि जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है ना, वो एक पब्लिक अथॉरिटी है आरटीआई एक्ट 2005 के अंतर्गत। अब इसका मतलब क्या होता है? देखो, आप सबको पता है आरटीआई एक्ट के बारे में, तो ये है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। तो जो भी पब्लिक अथॉरिटी होती है ना,
उससे आप अब जो भी जानकारी आपको चाहिए उसको आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो। यानी कि डिस्क्लोजर ऑब्लिगेशन इनके ऊपर आ जाती है, अपनी जानकारी देना ट्रांसपेरेंसी के लिए, अकाउंटेबिलिटी के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो अभी क्या हुआ है, दिल्ली हाई कोर्ट ने बोल दिया है कि एनएससी भी अपने आप में पब्लिक अथॉरिटी है। तो इसके ऊपर भी अब यहाँ पे इसके ऊपर भी ऑब्लिगेशन आ चुका है कि दैट इट हैज़ टू मेक नेसेसरी डिस्क्लोजर्स। ठीक है, और अगर कोई इंसान कुछ इसकी फंक्शनिंग के बारे में जानकारी चाहता है तो वो एक्सेस करी जा सकती है। बाकी अगर हम बात करें आरटीआई एक्ट की तो सेक्शन 2H के अंतर्गत इसकी बात करी गई है। ऐसी अथॉरिटी या बॉडी जो संविधान के द्वारा, कानून के द्वारा, किसी सरकारी नोटिफिकेशन के द्वारा या फिर जो सरकार के द्वारा कुछ हद तक कंट्रोल की जाती है, वो सारी पब्लिक अथॉरिटी के अंतर्गत आती हैं। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला कि बिल्कुल भाई, ये भी ऐसा ही एस्टेब्लिश करी गई है, तो इस वजह से ये भी आपकी पब्लिक अथॉरिटी हुई, एंड दैट इज वाई एनएससी अब भी यहाँ पे आरटीआई एक्ट के अंतर्गत यहाँ पे आ चुकी है। नेक्स्ट चलेंगे दोस्तों अगले टॉपिक पे, दैट इज यूनाइटेड नेशन ग्लोबल डायलॉग ऑन एआई गवर्नेंस। देखो दुनिया में ना पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि यूएन जो है ना वो एक ग्लोबल डायलॉग करने जा रहा है एआई गवर्नेंस के ऊपर। ये इसका पहला सेशन जो होगा वो 6 और 7 जुलाई को होगा जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर, और इसको चेयर कर रहे होंगे एल सल्वाडोर एंड एस्टोनिया। अब उससे जस्ट पहले अभी यहाँ पे क्या हुआ, एक पैनल मिला यूएन का, उसमें डिस्कशन हुआ कि एआई किस तरह से दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा यहाँ पे है। तो ये जो दरअसल में जो डायलॉग है ना, इसको इस्टेब्लिश किया गया है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा, ताकि दुनिया भर के अंदर जो एआई गवर्नेंस हो वो इंक्लूसिव हो, ट्रांसपेरेंट हो और एविडेंस बेस्ड हो। इसके लिए यूएनजीए का रेजोल्यूशन भी यहाँ पे मैंडेट किया गया, और इसमें सभी जो देशों की जो प्रायोरिटीज़ हैं उनको यहाँ पे इन्वॉल्व किया जाएगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ कुछ पॉइंटर्स, कि जैसे अगर मैं बात करूँ ना तो आज के टाइम बहुत बार हमें एआई की वजह से बायस, डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल जाएगा। कुछ मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ, जैसे कई बार अगर आप एआई को बोलो कि एक पर्सन की इमेज बनाओ जो खाना खा रहा है या जो लिख रहा है, आप नोटिस करोगे जो एआई है ना वो अक्सर पता क्या करेगा, वो एक राइट हैंड से खाना खाते हुए पर्सन की फोटो आपको दे देगा, या फिर एक राइट हैंड से लिखते हुए पर्सन की फोटो आपको दे देगा। ठीक है, या फिर आप उसको बोलो कि एक पर्सन की फोटो जनरेट करो जो कि नर्स का काम कर रहा हो, तो उस केस में ना वो एक महिला की फोटो आपको यहाँ पे बना के दे देगा। ये सारी चीज़ें बायस हैं, ये सारी चीज़ें डिस्क्रिमिनेटरी हैं, ठीक है ना। और इनफैक्ट एआई सिस्टम का तो बहुत बड़े स्तर के ऊपर मिसयूज हो सकता है, ये तो आप लोग जानते ही हैं। जैसे डीप फेक्स जैसी चीज़ें हो गया, पता ही नहीं लगता कि कौन सी वीडियो सही है, कौन सी वीडियो एआई से बनी हुई है। बहुत सारी में तो पता ही नहीं बिल्कुल है, इतनी ज़्यादा मतलब क्लैरिटी से बनी होती है, पता ही नहीं, समझ ही नहीं आता कि कौन सही है कौन गलत है। और इसके नुकसान तो बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, लोगों के अंदर मिस इन्फॉर्मेशन फैल सकता है। एआई सिस्टम का इस्तेमाल करके साइबर थ्रेट्स यहाँ पे दिए जा सकते हैं। और इनफैक्ट ना एक सबसे बड़ी दिक्कत पता क्या है, कि इसका फ़ायदा सिर्फ कुछ देशों को होगा एआई का, क्योंकि एआई डेवलपमेंट अभी बहुत ही हेविली कंसंट्रेटेड है। मतलब चाइना अच्छा कर रहा है, यूएस अच्छा कर रहा है, कुछ स्पेसिफिक देश हैं जो इसमें काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। बाकी के देश में अभी एक्सपर्टीज़ नहीं है इस तरह के अच्छे अच्छे मॉडल्स को डेवलप करने की। तो ऐसा ना हो जाए कि ये देश पीछे छूट जाएं। सो इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई ये जो एआई का डिवाइड है ना, हम इसको ब्रिज करें। खासकर डेवलपिंग कंट्रीज़ को हम यहाँ पे इन चीज़ों का एक्सेस दें, ताकि ये जो डिस्पैरिटीज़ हैं इसको कम किया जा पाए। वहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाए, एआई मॉडल्स, डेटा एक्सेस डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड हमें फोकस करना है सेफ, सिक्योर एंड ट्रस्टवर्दी एआई के ऊपर। ये यहाँ पे बात हो रही है अभी, एंड इसीलिए यहाँ पे यूनाइटेड नेशन ग्लोबल डायलॉग ऑन एआई गवर्नेंस पहली बार ऐसा होगा 6 और 7 जुलाई 2026 को। आगे आएंगे दोस्तों, अगला टॉपिक है हमारे सामने हाई लेवल कमेटी ऑन डेमोग्राफिक चेंजेस। इसको थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं। दोस्तों आपको पिछले साल ना प्रधानमंत्री मोदी जी का इंडिपेंडेंस डे की स्पीच आपको याद होगी। इंडिपेंडेंस डे के जब स्पीच थी ना, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला था कि हम एक हाई पावर्ड डेमोग्राफिक मिशन यहाँ पे अनाउंस कर रहे हैं। डेमोग्राफी का मतलब आपकी पॉपुलेशन के संदर्भ में होता है। अब इसी के बाद क्या होता है, इसी के बाद मई महीने के अंदर हमारी जो होम अफेयर्स मिनिस्ट्री है ना, ये एक कमेटी बनाती है, दैट इज द हाई लेवल कमेटी ऑन डेमोग्राफिक चेंजेस। और इसके हेड किए जाते हैं जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नावलेकर जी, जो कि जज है, फॉर्मर जज हैं सुप्रीम कोर्ट के। इनकी अध्यक्षता के अंदर ये पूरी कमेटी काम करेगी। अब सवाल आता है कि क्या क्या काम करना है इनको।
देखो, इनको पहली बात तो ये देखना है कि 2011 के सेंसस के बाद से कैसे कैसे पॉपुलेशन में बदलाव आया, लोगों ने कहाँ कहाँ सेटल हुए, उसके हिसाब से डेमोग्राफी कैसे कैसे बदली। ठीक है। इलीगल इमिग्रेशन को स्टडी करेंगे कि जैसे कई बार हमने देखा ना कि बांग्लादेश से बहुत ज़्यादा इलीगल इमिग्रेशन होता है, तो उसकी वजह से क्या हमारे देश के अंदर डेमोग्राफी में चेंजेस आए, उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, उससे नेशनल सिक्योरिटी पे कितना खतरा आया, ये हर एक चीज़ देखेंगे। फिर उसके बेसिस पे बताया जाएगा कि अच्छा, अगर हम इनको डिटेन करते हैं, डिपोर्ट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे हमारे पास ये प्रॉपर मैकेनिज्म होना चाहिए, एक एविडेंस बेस्ड तरीका क्या होना चाहिए, वो सारा यहाँ पे बताएंगे। इसके अलावा आगे के लिए प्लानिंग करना, रिसोर्सेज एलोकेट करना, वो सारा तभी हो पाएगा जब हमारे पास डेटा होगा। इसी को बोलते हैं एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग या पॉलिसी मेकिंग। तो ये सब भी किया जाएगा, और इसको हमने एक्सरसाइज को भी यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है। अब इसके अंतर्गत क्या होगा, आपके अलग अलग स्टेट्स के जो चीफ सेक्रेटरीज है ना, उनको क्वेश्चंस भेजे जाएंगे बहुत सारे कि बताओ भाई पॉपुलेशन कहाँ बदली, सेटलमेंट कैसे बदला, माइग्रेशन पैटर्न कैसे बदला। इसके अलावा जो कमेटी है वो उन एरियाज में जाएगी, फील्ड विजिट करेगी, खुद जाकर देखेगी फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन कि जो इन्होंने डेटा भेजा क्या वो सही है गलत है। फिर लोगों से भी सजेशन फीडबैक यहाँ पे मांगे जाएंगे, कैसे कैसे चेंजेस आए हैं। एंड उसको हम जब हमारा 2027 का जो सेंसस अभी चल रहा है ना, इसका डेटा भी यहाँ पे आने वाले टाइम में आ जाएगा, तो बिल्कुल हमें क्लैरिटी मिल जाएगी इस चीज़ के रिगार्डिंग। तो उसके साथ भी इसको मैच किया जाएगा, एंड उस कंपैरिजन के माध्यम से हम अपनी पॉपुलेशन को कैसे चेंज करें, या पॉपुलेशन के अंदर क्या हमें दिक्कतें फेस कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ इलीगल माइग्रेशन और बाकी सब चीज़ें, उसको देखते हुए हम अपने कुछ सुझाव यहाँ पे दे सकते हैं, एंड उसके ऊपर काम किया जा सकता है। अब इस कमेटी के अंदर आप नोटिस कर पाओगे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी लोग होंगे, पुलिस की तरफ से भी, पॉपुलेशन स्टडीज गवर्नेंस की तरफ से भी, इवन आपके सेंसस कमिश्नर भी होंगे इसमें, है ना, सीनियर रिटायर्ड सिविल सर्वेंट्स भी हैं, और प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर्स भी होंगे। तो बहुत ही एक हाई लेवल कमेटी यहाँ पे बनाई गई है डेमोग्राफिक चेंजेस के रिगार्डिंग। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट आएंगे दोस्तों, अगला टॉपिक है इंडिया एड्स 709 न्यू फॉनल स्पीशीज एंड 353 फ्लोरल टैक्सा इन 2025। थोड़ा सा मैं इसको आपको समझाता हूँ, थोड़ा सा ना ये रटने वाला टॉपिक ऑनेस्टली मैं बताऊँ ज़्यादा है, समझने वाला इसमें कम है। अभी पता क्या हुआ है, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है ना, उन्होंने ना एक तो रिलीज किया है एनिमल डिस्कवरीज 2025 और प्लांट डिस्कवरीज 2025 रिपोर्ट। बेसिकली जो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसने ये एनिमल डिस्कवरी वाला, और बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने प्लांट डिस्कवरी वाली जो रिपोर्ट है यहाँ पे जारी की है। ठीक है। अब इसके अंदर क्या बताया गया है, बताया ये गया है कि भारत ने 709 फॉनल स्पीशीज ऐड की हैं 2025 के अंदर, जिस वजह से ऐड करने की वजह से भारत की अब टोटल फॉनल बायोडाइवर्सिटी 1,05,953 यहाँ पे हो चुकी है। और इसमें भी सबसे ज़्यादा जो एडिशन हुआ है ना इस बार, वो केरला की तरफ से हुआ है। केरला ने 98 नई फॉनल स्पीशीज को यहाँ पे डिस्कवर किया है इस एक साल के अंदर। वेस्ट बंगाल ने 76 स्पीशीज को, कर्नाटका ने 67, इस तरह से आप नोटिस कर पाओगे। अब इसमें ना कुछ बहुत बड़ी डिस्कवरीज थी जो आप खास ध्यान रखेंगे। ये दो तीन नाम आपको ध्यान रखने हैं, पीएबी में कवर्ड हैं। मायोटिस हिमैलिकस, ये एक हिमालयन बैट स्पीशीज है जो हमने यहाँ पे डिस्कवर करी है। ये ना उत्तराखंड से आपको ये जो बैट है ये आपको यहाँ पे मिला, तो इसके बारे में मेंशन है पीआईबी में, थोड़ा इसको नाम ध्यान रखना। इसी तरह से अगर मैं बात करूं, पाइटोक्लेटमस मेम्डाफिनेसिस और आपका पाइटोक्लेटमस सियानगेंसिस, ये दो लिजर्ड स्पीशीज आपको यहाँ पे डिस्कवर होती हुई देखने को मिली हैं। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश से हमने इनको यहाँ पे डिस्कवर किया है, यहाँ आप पिक्चर में भी मतलब देख सकते हो। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, एक है आपका लाइकोडॉन इरवनी, ये बेसिकली एक वुल्फ स्नेक है। ठीक है। ये जो स्नेक आप यहाँ पे देख रहे हो, ये अंडमान निकोबार से हमें मिला है, बेसिकली ग्रेट निकोबार आइलैंड से। तो वहाँ ना एक वाइल्ड लाइफ एजुकेटर थे स्टीव इरविन, उनके नाम पे ही इस स्नेक का नाम रखा गया है लाइकोडन इरविनी। तो ये कुछ बड़े बड़े बदलाव थे या कुछ मेजर डिस्कवरीज थी जो हमें इस साल देखने को मिली हैं, और इस वजह से भारत ने उनको फॉनल स्पीशीज के अंदर यहाँ पे ऐड किया। अब रही बात फ्लोरल एडिशंस की, प्लांट्स की, तो यहाँ पर 353 प्लांट टेक्सा को हमने यहाँ पे ऐड किया। टेक्सा का मतलब एक कैटेगरी होता है। ठीक है। तो 132 तो नए रिकॉर्डेड पहली बार ऐसा हुए, पर एडिड कितने हैं, 353। और इसमें भी आप बात कर पाओगे, जैसे आपका ये तीन नाम है, पॉलीस्टिस्मस सियानगेसिस, ये एक फर्न है अरुणाचल प्रदेश जिसको डिस्कवर किया गया है। फिल्मिल्युआसा बेदोमी, ये आपका कस्टर्ड एप्पल है, वेस्टर्न घाट से डिस्कवर हुआ। और हेरिक्यूम इंडिकम, ये आपका एडिबल टूथ फंगस है जो यहाँ पे डिस्कवर हुआ। तो ये कुछ बड़ी बड़ी मेजर डिस्कवरीज थी।
अब क्योंकि देखो इनका नाम पीआईबी में था तो थोड़ा मैंने आपको बता दिया, आई कैन अंडरस्टैंड इनको याद कर पाना काफ़ी मुश्किल है। पर ये 2-3 नाम अगर यूपीएससी से थोड़ा टफ क्वेश्चन पूछे ना, तो ये 2-3 नाम आप ज़रा ध्यान रख सकते हो कि हाँ यार ये लिजर्ड है, ये वुल्फ स्नेक है, तो आई थिंक दैट शुड बी डिसेंट इनफ, राइट। बाकी रही बात कि प्लांट्स कहाँ से सर ये डिस्कवर हुए हैं, फ्लोरल डिस्कवरीज हमारी कहाँ से हुई हैं, इसमें मेजर हुई हैं आपके अरुणाचल प्रदेश से, उसके बाद आपका उत्तराखंड और उसके बाद आपको केरला। तो ये कुछ बड़े बड़े चेंजेस या जो एडिशंस हमारे द्वारा किए गए हैं, आई होप आपको समझ आए होंगे। नेक्स्ट आएंगे अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम 2026। सबसे पहले ना आप इस वर्ड का मतलब समझो, ईपीएफ। क्या होता है ईपीएफ? देखो ईपीएफ में पता क्या होता है कि जैसे कोई बंदा है, अब वो मान लो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहा है, ठीक है, तो इस केस में पता क्या होगा, एक कंपल्सरी रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है। अब जो एम्प्लॉई होता है वो 12% अपनी सैलरी का देता है, और ऐसे ही 12% जो है वो एम्प्लॉयर की तरफ से कंट्रीब्यूट किया जाता है। क्यों? ताकि भाई देखो आगे जाके एक उसके पास एक सर्टेन फंड मिले, ठीक है, बाद में जाके रिटायरमेंट के टाइम के ऊपर उसके पास काफ़ी अच्छा खासा फंड होना चाहिए ना, तो उसके लिए ये पर्टिकुलर स्कीम है, ठीक है। अब पता है पॉइंट क्या है, ये स्कीम हमारी 1952 की है, 74 साल पुरानी आपको एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम आपको देखने को मिल जाएगी। अब हमें पता क्या किया है, हमने नई स्कीम लाई है इसकी जगह, ईपीएफ स्कीम 2026। अब सवाल आता है कि क्यों भाई इसको अपडेट करने की क्या जरूरत पड़ेगी? देखो अपडेशन कुछ खास नहीं है, आप ध्यान से समझना, ये नंबर सेम है, 12-12% नंबर सेम है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। पर हुआ पता क्या है, आपको पता होगा हमने कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 हम लाए थे। क्या हुआ था कोड ऑन सोशल सिक्योरिटीज में? देखो हमने ना अलग अलग लेबर लॉस थे, इस तरह के जो फ्रेगमेंटेड लेबर लॉस थे उनको इकट्ठा करके कंसोलिडेट कर दिया। तो कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी जो बना है ना, ये अलग अलग 9 फ्रेगमेंटेड लॉस को कंबाइन करके एक सिंगल लॉ हमने यहाँ पे बनाया है, ठीक है। अब इस कोड के माध्यम से क्या फर्क क्या पड़ा? देखो जैसे आप सुनना, इस कोड के माध्यम से एक तो हमने ईपीएफ एक्ट को मर्ज कर दिया, मैंने बोला ना मर्ज हुए हैं, ऐसे ही आपका एम्प्लॉय सिक्योरिटी और ईएसआई एक्ट जो हो गया, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट हो गया, उसके अलग अलग चीज़ों को हमने मर्ज किया है कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी के अंतर्गत। तो भाई आप देखो जब इतनी सारी चीज़ें आप मर्ज कर रहे हो, तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड वाली चीज़ों को भी तो चेंज करना पड़ेगा, ताकि उस सिंगल यूनिफाइड कोड के अंतर्गत चीज़ें आ पाए, एक सिंगल लीगल इकोसिस्टम बन पाए, इसलिए बदलाव किया गया। फिर कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी बात करता है डिजिटलाइजेशन की, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स की, तो वो सारी चीज़ें अब हम इस स्कीम के अंतर्गत भी डिजिटलाइजेशन यहाँ पे करेंगे। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो आपको ध्यान में रखनी है, देखो कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी में ना आपके ऑर्गेनाइज वर्कर्स तो आते ही आते हैं, इसके अलावा इसमें गिग वर्कर्स भी आपके आते हैं, प्लेटफॉर्म वर्कर्स भी और अनऑर्गेनाइज वर्कर्स भी, कि भाई इनको भी सोशल सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। तो इस वजह से हम चाहते हैं कि भाई एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम के अंदर वो भी आए। तो एक्चुअली ना ईपीएफ स्कीम के अंदर फिक्स टर्म एम्प्लॉयज और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स तो इंक्लूड करे गए हैं। बस पॉइंट ये है कि गिग वर्कर्स के लिए एक शुरुआत हुई है, अभी गिग वर्कर्स को हमने इंक्लूड नहीं किया है ईपीएफ के अंदर, पर हाँ आने वाले टाइम में हो सकता है इनको भी एक्सटेंड कर दिया जाए और ईपीएफ स्कीम के अंतर्गत ये भी आ जाएं। तो ये बड़े बदलाव हैं जो यहाँ पे किए जा रहे हैं, एक बार इनको स्टडी भी कर लेते हैं। जैसे पहला चीज़ तो यही है कि लेबर कोड जो हमारा है, मतलब कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, उसको अलाइन करने के लिए किया गया है, डिजिटली इलेक्ट्रॉनिक कंप्लायंस हो पाए, ऑनलाइन क्लेम कर पाओ आप, ई पासबुक हो गया, डिजिटल सेटलमेंट, तो हर एक चीज़ डिजिटलाइज हो जाएगी, ताकि आप आराम से कोई भी चीज़ आपको एक्सेस करनी है तो की जा सकती है। बाकी हमारा जो यूएएन नंबर होता है आपका, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, उसको ये फर्दर यहाँ पे स्ट्रेंथन करेगा, ठीक है। तो दैट इज ऑल्सो देयर, ताकि आराम से अगर आपको प्रोविडेंट फंड अकाउंट, एक अगर आपने एक नौकरी छोड़ी और आप दूसरी नौकरी में चले गए, तो भी कोई परेशानी वाली बात नहीं, आपके पास ये यूएन नंबर है ना, उससे सारा आपका पैसा उधर ट्रांसफर हो जाएगा, कोई डरने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इसके फीचर्स की अगर हम बात करें, तो मैंडेटरी कॉन्ट्रीब्यूशन वही रखा गया है 12% वाला ही, और 15,000 आपकी स्टेचुटरी वेज जो लिमिट है वो वैसी ही रखी गई है। इसके अलावा अगर आपकी शादी है, अगर आपको कोई बीमार हो गया है, कुछ खर्चा करना है, कोई इमरजेंसी है, तो उस केस में आप यहाँ पे एक कुछ अमाउंट इसका यहाँ पे निकाल भी सकते हो, बेसिकली आपका ही तो पैसा है, तो वो आप यहाँ पे निकाल भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट पार्शियल विड्रॉल यहाँ पे अलाउड है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग, आधार, पैन, बैंक अकाउंट लिंकेज, ये मैंडेटरी है, ठीक है। और उसके अलावा अगर सरकार चाहे, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे, तो यहाँ पर ईपीएफ कंट्रीब्यूशन को
कम किया जा सकता है या सस्पेंड भी किया जा सकता है 3 महीने के लिए। अगर मान लो कुछ कल को कोई कोविड-19 आ गया, कोई डिज़ास्टर आ गया, तो उस केस में लोगों तक पैसा ज़्यादा पहुँचे, उनको ईपीएफ के अंदर कंट्रीब्यूट कम करना पड़े, तो ये भी सरकार के द्वारा किया जा सकता है ज़रूरत के समय के ऊपर। तो ये बातें भी स्कीम के अंतर्गत यहाँ पे लिखी हुई हैं, राइट? तो ये कुछ बातें थी जो आज हमें डिस्कस करनी थी। अब रही बात ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट की, यहाँ आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको आप पढ़िएगा, बताइएगा इनमें से कौन-सा सही है, कौन-सा गलत है। एंड जो कल मैंने आपको होमवर्क दिया था, एक था इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के बारे में। तो देखो, इसको एस्टैब्लिश तो भारत के द्वारा ही किया गया था, पर इसके हेडक्वार्टर्स जो है ना, वो आपको नई दिल्ली के अंदर देखने को मिलते हैं। सो दैट इज़ व्हाई आपका पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा। ईओसीआई कार्ड की अगर मैं बात करूँ, तो बिल्कुल ये डिजिटल वर्ज़न है आपके ओसीआई कार्ड का, एंड पेपरलेस सर्विसेज ही प्रोवाइड करेगा। सो दैट इज़ अ करेक्ट स्टेटमेंट। ओसीआई की अगर हम बात करें, ये कह रहा है कि ये डुअल सिटीज़नशिप देता है। नहीं भाई, भारत के अंदर डुअल सिटीज़नशिप का कंसेप्ट ही नहीं है। ये तो ओसीआई हमारे जो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं, पर वो फॉरेन सिटीज़न हैं, उनको लाइफ लॉन्ग इमिग्रेशन प्रिविलेज यहाँ पे दिया जाता है, तो इसलिए स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ग्रीन यूरिया की बात करें, तो ये जो कह रहा है ना, ग्रीन यूरिया कार्बन डाइऑक्साइड को रिक्वायर नहीं करता, नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड को बल्कि एक इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल है। बस ग्रीन यूरिया के अंदर होता क्या है कि जो आपका कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन या स्टोरेज के टेक्निक के माध्यम से जो आपने इंडस्ट्रियल कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर किया है, उसका इस्तेमाल करता है। तो ये स्टेटमेंट भी अपने आप में इनकरेक्ट बन जाएगा। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इसी तरह से आप सब लोग हार्ड वर्क करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। जय हिंद।